तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वांडा म्यूटेंट्स को एक आर्मी के तौर पे एपोकलिप्स ट्विंस की शिप पे लाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉग उसके प्लान को बीच में अटका देती है। वो वांडा को जान से मारने की कोशिश करती है, हालांकि ग्रिम रीपर रॉग को मार डालता है और स्कारलेट विच मरने से पहले वंडरमैन की पावर्स का यूज करके म्यूटेंट्स को शिप के अंदर ले आती है। इधर कैप्टन अमेरिका और हैवॉक को इन सब बातों का पता ही नहीं है। कैप्टन बोलता है, हमें उन ट्विंस के पास जाना चाहिए, तुम क्या बोलते हो? है वो कहता है, मैं कहता हूँ कि घर चलते हैं, थोड़ी सी दारू पीते हैं और कुछ बर्गर खाते हैं, उसके बाद हम GTA खेलेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सब बसूड़ी अपने आप सोल्व हो जाएगी। कैप्टन बोलता है, तो तुम ऐसा करना चाहते हो? है वो कहता है, हाँ मैं यही करना चाहता हूँ। अब चुप हो जाओ, हमें कुछ केकड़ों का केकड़ा बनाना है। लेकिन तभी एकदम से हैवॉक कैप्टन अमेरिका के पास से गायब हो जाता है, क्योंकि वांडा की स्पेल अपना काम पूरा कर चुकी है। इधर रॉग का सिर्फ कंकाल बचा हुआ है। लोगन हॉर्समैन के साथ लड़ रहा है। ग्रीम रीपर बोलता है, बेचारी रॉग, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था। जेवियर की मौत से वो बदल चुकी थी। अच्छी बात है कि तुम उसके साथ थे। हालांकि मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैं उन प्यार के पंछियों को अपने हाथ से नहीं मार पाया। डेकन बोलता है, बहुत सारी चीजें सही चल रही है। ट्विंस जानते थे कि हमें तुम हीरोज के बीच में भेदभाव डालना है, और जबकि हम सब एक साथ काम कर रहे थे तुम लोग बिखर गए और तुम्हें अलग अलग करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि तुम सब लोग एक ही जैसे हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी ईगो है, तुम अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय इस वर्ल्ड को जलता हुआ देखना चाहते हो, क्रेडिट लेना चाहते हो। वेल, तुम लोगों के बगैर भी चीजें अच्छी हो रही हैं, और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एपोकलिप्स ट्विंस म्यूटेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। फर्क तो मुझे इस बात से पड़ता है कि वो इंसानों के साथ क्या करने वाले हैं। और जब तुम इस लंबी नींद से जागोगे, तुम अपने कामों का नतीजा देखोगे। और गाइस, देखते ही देखते सब म्यूटेंट्स गायब हो जाते हैं और सीधा ट्विंस की शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। यूरिल बोलता है, अब सब खत्म हो चुका है। इमीन बोलती है, और एक नई शुरुआत होने वाली है। यूरिल कहता है, अब म्यूटेंट्स आ रहे हैं। ओ मेरी बहना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इमीन बोलती है, अरे तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन ये सब पहले ही हमारे हाथों में था। स्कारलेट विच नहीं जानती थी कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, और उसका मैजिक सिर्फ म्यूटेंट्स को यहाँ पे लाने के लिए था। और एक बार म्यूटेंट्स यहाँ पे पहुंच जाएं, तो उनको हाइबरनेशन चैम्बर्स के अंदर डालना आसान काम था। इधर सेंट्रिक जेनेट के पीछे लगा हुआ है और कह रहा है, समझने की कोशिश करो जेनेट, ये सब इस वर्ल्ड को सुरक्षित बना देगा। जबकि जेनेट अपने मन में कह रही है, मुझे सेंट्री को इग्नोर करना होगा। याद रखना होगा कि लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। मुझे हजारों लोगों को किडनैपिंग से बचाना है, मासूमों की आजादी को बचाना है। जेनेट सेंट्री के रास्ते से हट जाती है और उस शिप की तरफ जाते हुए कह रही है, ये मेरा प्लान था और मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। मेरे पास इस टैक्यून डैम को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ एक ही मौका है, ताकि इमोर्टस यहाँ पे अपनी सेना लेकर आ सके और इन सुपर विलन्स को रोक सके। इधर यूरिल बोलता है, ठीक है बहना, हमारे सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बहना बोलती है, तो यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। म्यूटेंट्स को घर ले जाने की यात्रा शुरू होती है, और फिर देखते ही देखते जेनेट के सामने से वो शिप गायब हो जाती है। तब सेंट्री उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोलता है, लाल थे उसके होठ, आजाद थी उसकी सोच, और नाम क्या था उसका? लाइफ एंड डेथ। लेकिन तभी जेनेट अपना साइज बड़ा करती है और सेंट्री को अपने पैरों तले कुचलते हुए बोलती है, तुम मेरे सामने कविता बोल रहे हो। मैं बहुत खुश हुई, सच में। और फिर जेनेट सेंट्री को जमीन में गाड़ देती है, लेकिन सेंट्री अपनी पावर से जमीन के अंदर से मिट्टी के दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को निकालता है, जो जेनेट के साथ लड़ने लगते हैं। सेंट्री बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं सच जान चुका हूँ। म्यूटेंट्स को अर्थ से निकालना ये सब इंसानों के भले के लिए है। मैं वो चुना हुआ बेटा हूँ, और मैं किसी को इंसानों को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तब वो मॉन्स्टर्स जेनेट के सिर पे एक जोरदार पंच मारते हैं, और इससे जेनेट का साइज छोटा होता है और वो नीचे गिर जाती है। सेंट्री बोलता है, अब या तो तुम आगे बढ़ सकती हो, ये जानते हुए कि तुम कुछ और नहीं कर सकती थी। तुम कह सकती हो कि तुमने अपनी पूरी जान लगा दी। जेनेट बोलती है, अभी नहीं, और सेंट्री के मुंह को जला देती है। सेंट्री बोलता है, इस शरीर को जलाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये केवल हार्ड मांस है, बल्कि ये शरीर एक आत्मा से चलता है। ऑडिंसन ने मुझे अमरता का तोहफा दिया है, और मैंने सीखा है कि मुझे क्या करना है। मैं इंसानियत का सेंट्री हूँ, मैं एपोकलिप्स हूँ, और मैं म्यूटेंट्स को इंसानों के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। और फिर सेंट्री अपना सिर फाड़ता है और अपनी पावर से जेनेट के ऊपर अटैक करने लगता है।
जेनेट के अंदर सेंट्री की डार्कनेस छाने लगती है। सेंट्री बहुत ही पावरफुल है और उसे हराने के लिए एक गॉड की जरूरत है। तभी वहां पे थोर आता है और अपने हैमर से सेंट्री के सिर को फोड़ देता है और उन मिट्टी के मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करते हुए बोलता है, पागल इंसान, ये सब अभी खत्म होगा। लेकिन सेंट्री अपनी पावर से फिर से अपने सिर को जोड़ लेता है और बोलता है, ये सब अजीब होता है ना, मतलब सपने के अंदर भी अजीब होता है जब तुम मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा होते हुए देखते हो। थोर बोलता है, ओडिन की आंख। सेंट्री बोलता है, मुझे अपने पापों के ऊपर दुख है और मैं हर एक सांस के साथ पछताता हूँ। लेकिन क्या तुम पछताते हो? आखिर तुम्हारे घमंड के कारण जो भी कुछ हुआ है, क्या तुम उन सब के ऊपर शोक मनाओगे? क्या तुम अपनी गलती मानोगे? सेंट्री थोर को एक जोरदार पंच मारता है और थोर को फिर से उठाते हुए बोलता है, हमें अपने गलत कामों के ऊपर पछताना चाहिए या फिर हमेशा के लिए उसकी सजा भुगतनी चाहिए। क्योंकि जब तुमने मुझे सूरज के अंदर फेंक दिया था तब तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे जलाया, वहां मैं कई बार जला गया और कई बार फिर से जिंदा हुआ। अपने गुस्से को पहचान लो और इस रैप्चर के अच्छे परिणामों की तरफ देखो। थोर बोलता है, मैंने कहा नहीं। सेंट्री बोलता है, द एंशिएंट मैराइनर अपने बुरे कामों से बच गया था, लेकिन तुम नहीं बचोगे बेटा। सेंट्री थोर को फिर से एक जोरदार पंच मारता है और अपनी आंखों से वही पावर्स निकालते हुए बोलता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा करने में जस्टिस है। तभी जेनेट अपनी पावर्स के ऊपर फोकस करती है। वो उसी कीड़े को जमीन से बाहर निकालती है जिसने लोगन को कैद किया था और वो कीड़ा सेंट्री को अपने मुंह में दबोचकर वहां से चला जाता है। खैर, सेंट्री बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, उसकी कहानी यही खत्म होती है। लेकिन अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं। जेनेट बोलती है, ये लो थोड़ा सा जस्टिस का स्वाद चखो, यू सन ऑफ अ बिच। अब जेनेट थोर को उसका हेलमेट देते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम एक गॉड ऑफ थंडर को जानते हो जो कि दो ट्विंस के पिछवाड़ों पे लात मारने में इंटरेस्टेड हो? थोर बोलता है, बिल्कुल मैं जानता हूँ। इधर एपोकलिप्स ट्विंस की शिप अर्थ से बाहर निकल चुकी है। इमिन पूछती है, कितना टाइम लगेगा? और गाइस, ये लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। यूरिल बोलता है, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। मैं भी तुम्हारी तरह उसे देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, चिंता मत करो। अब जब स्कारलेट विच और वंडरमैन मर चुके हैं तो इस चीज को कोई उल्टा नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि कैंग का थोपड़ा कैसे दिखाई दे रहा होगा। एक अकेले आदमी को हराने के लिए इतने सारे लोगों को नुकसान पहुंचाना पड़ा। आखिर हमने ये सब कैंग से ही तो सीखा है। तो गाइस, कैप्टन अमेरिका छुप कर इनको देख रहा है क्योंकि उस टाइम कैप्टन अमेरिका शिप के अंदर था। वो सोचता है कि इनकी वजह से मेरे दोस्त मारे जा चुके हैं, इनकी वजह से मैंने अपनी टीम को अलग अलग कर दिया। अब ये सब मेरे ऊपर है, मुझे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना है। कैप्टन यूरिल की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता ही है कि यूरिल अपने पावर से उसको बीच हवा में रोक लेता है और उसको थोड़ा सा और बूढ़ा बना देता है। ट्विंस बोलते हैं कि तुम एक काफी अच्छे सैनिक हो और एक अच्छा सैनिक कभी एक ऐसी लड़ाई में नहीं जाता जिसे वो जीत नहीं सकता। कैप्टन देखता है कि उसके हाथ पैर धीरे चल रहे हैं। इमीन बोलती है, तुम हमको अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तुम बहुत चालाक हो। भगवान ने देख लिया था कि अर्थ के ऊपर इंसान कितने बुरे बन चुके हैं और वो हर टाइम केवल बुरा सोचते हैं। तब भगवान को पछतावा हुआ कि उसने अर्थ पे इंसानों को क्यों बनाया और फिर भगवान ने कहा कि मैं अर्थ से इंसानों का नाम और निशान मिटा दूंगा। तो गाइस, ऐसे ही थोड़ी सी बकवास होती है। ये दोनों कैप्टन अमेरिका की जम के धुलाई करते हैं और तभी स्पेस के अंदर एक पोर्टल खुलता है, एक बहुत बड़ा पोर्टल, और उसके अंदर से एक सेलेस्टियल बाहर आता है, एक्साइटर द एग्जीक्यूशनर। कैप्टन बोलता है, नहीं। इमीन बोलती है कि जो कोई भी यहाँ पे सांस ले रहा होगा, चाहे वो पंछी हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, सब लोग मारे जाएंगे। कैप्टन बोलता है, हे भगवान, और पूछता है, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कर दिया? इमीन बोलती है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने क्या किया है। हमने अर्थ के लिए मौत का निर्णय लिया है। स्कारलेट विच ने एक बार कहा था, नो मोर म्यूटेंट्स, और मैं कह रही हूँ, नो मोर ह्यूमंस। और फिर ये लोग कैप्टन अमेरिका को मार देते हैं। इधर थोर जेनेट के साथ मून पे जा रहा है। जेनेट पूछती है कि ये क्या चाहता है? थोर बोलता है, ये है एक्साइटर द एग्जीक्यूशनर और ये सिर्फ एक ही काम करने के लिए आता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। मुझे किसी से मिलने जाना है। हालांकि वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है, लेकिन हम फिर भी उसकी सलाह लेना चाहते हैं। तो गाइस, ये लोग मून के ऊपर आते हैं वाचर के पास। वाटू द वाचर। थोर पूछता है, वाटू, ये क्या पागलपन है? एक्साइटर यहाँ पे क्यों आया हुआ है? वाटू बोलता है, तुम जानते हो कि वो यहाँ पे क्यों आया है?
थॉर बोलता है, मैं नहीं जानता, आखिर इंसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। वाटो बोलता है, वो गुनाह तुमने किया है उस कुल्हाड़ी के तौर पे, जिस कुल्हाड़ी के अंदर तुमने एक सेलेस्टियल को मारने की पावर डाली थी। एक्साइटर यहाँ पे एपोकलिप्स ट्विंस की वजह से आया है, जब उन्होंने तुम्हारे हथियार का यूज करके सेलेस्टियल गार्डनर्स को मार दिया और उनके अंदर से लाइफ और डेथ सीड निकाल लिए ताकि वो नेचर के लॉज को ब्रेक कर सके। जेनेट पूछती है, प्लीज हमें बताइए कि हम उसे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, आखिर हम इस सेलेस्टियल एग्जीक्यूशनर को कैसे रोक सकते हैं। वाटो बोलता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अर्थ की किस्मत तय हो चुकी है।